Xiaomi है। इतना कहते हुए माइकल ने अपनी छाती पकड़ ली। चैतन्य की सांसें फूल रही थीं, मानो मौत ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। उसके सामने रखे कंप्यूटर स्क्रीन की मंद रोशनी अंधेरे कमरे में इकलौती रोशनी थी जो उसके चेहरे पर पड़ते हुए एनीमे की स्क्रीन कलर को उसके चेहरे पर डाल रही थी। ज्यादातर लोग अकेले मरने से डरते हैं, लेकिन चैतन्य के लिए इस तरह का मरना एकदम सही था, या यूं कहे कि ये ठीक से भी ज्यादा था, क्योंकि चैतन्य को बाहर की दुनिया से कोई लेना देना था ही नहीं। चैतन्य के लिए गेम खेलना, एनीमे देखना और डिलीवरी का खाना खाना, बस यही उसकी खुशहाल दुनिया थी। जब तक उसके पास इंटरनेट रहे थी, वो हमेशा के लिए अपने घर के इस छोटे से कमरे में भी रह सकता था। 35 साल तक सेम लाइफ जीने के बाद चैतन्य को ऐसा लगा कि उसके शरीर ने अब उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि केवल फास्ट फूड खाने, एक्सरसाइज न करने की वजह से उसकी डेथ हो रही थी। धीरे धीरे चैतन्य की आंखों के सामने के नजारे धुंधली हो गए, मानो उसे जबरदस्ती सोने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। और फिर एक वक्त के बाद अंधकार ने उसे निगल लिया। लेकिन मरने के बाद चैतन्य के साथ कुछ अजीब बात घटित हुई। वो अभी भी जिंदा था। वो अपना शरीर नहीं हिला सकता था, अपनी त्वचा पर कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था, और न ही वो अपने आसपास कुछ देख सकता था, लेकिन वो सोच सकता था। उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। लेकिन अचानक से चैतन्य को अपने चारों तरफ बादल उड़ते दिखाई देने लगे। एक बड़े से द्वार से चैतन्य अंदर जा पहुंचा। मैं तो मर गया था, फिर मैं यहां कैसे आया? क्या यह परलोक है? चैतन्य ने खुद से सवाल कर दिया। चैतन्य कभी किसी धर्म में विश्वास नहीं करता था, लेकिन आज उसे यम का द्वार देखने के बाद बिलीव हो रहा था कि स्वर्ग और नर्क में लेकर जाने वाले यम का भी एक लोक होता है। नमस्ते चैतन्य। अंधेरे में दूर से आती हुई आवाज गूंजी, जिसने चैतन्य को चौंका दिया। आप कौन हैं? मैं कहां हूं? चैतन्य ने हैरान होकर पूछा। सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहूंगा। मुझसे अनजाने में हुई एक गलती के कारण आप अपनी दुनिया को बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। आपको अभी मरना नहीं चाहिए था, अभी आपकी उम्र बाकी है। चैतन्य ने यम को बातों को समझा, जिसके बाद चैतन्य ने सही आइडिया लगाया कि वो एक ईश्वर समान प्राणी से बात कर रहा था। आप भगवान हैं, है ना? चैतन्य ने अपने सामने खड़े यम के कपड़े पहने शख्स से पूछा। नहीं, मैं भगवान नहीं, यम हूं, जो लोगों को मौत देने के बाद यहां उठाकर लेकर आता है। पर क्या तुम नाराज नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें अकाल मृत्यु दे दी? यम ने पूछा। अपनी मृत्यु पर यम को उदास होते देख यम ने चैतन्य को आश्चर्यचकित कर दिया। मैं ये मान लूंगा कि आप मुझे वापस जीवित नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते तो आपको मुझे ये सब समझाने की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। अगर आप मुझे जिंदा कर पाते तो आपने कब का अपनी गलती को ठीक कर दिया होता और मुझे पुनर्जीवित कर दिया होता। चैतन्य बिना किसी भाव के बोला। यम चैतन्य की बातों से हैरान थे, लेकिन चैतन्य को अभी भी ये समझ में नहीं आया कि वो किसी ऐसी चीज को लेकर परेशान क्यों हो रहा है जिसे वो बदल नहीं सकता था। अगर वो यम पर चिल्लाए भी तो क्या यम उसे जादुई तरीके से जीवित कर पाएगा? शायद नहीं। ये यम के हाथ में होता तो मुझे यहां नहीं आना पड़ता। चैतन्य मन ही मन बात करने लगा। तुम मुझसे ये भी नहीं पूछोगे कि मेरे जैसा सर्वशक्तिमान यम लोगों को पुनर्जीवित क्यों नहीं कर सकता? यम ने चैतन्य से पूछा। पता नहीं, पर मैं परेशान हूं, चैतन्य ने जवाब दिया। बस तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम इस सच स्वीकार कर लो कि तुम मर चुके हो। यम मुस्कुराकर बोला। यदि चैतन्य के पास अभी भी शरीर होता तो वो लापरवाही से बस अपने कंधे उचका देता, लेकिन चैतन्य कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए चैतन्य ने यम को जवाब देने की बजाय एक बार फिर से खुद को ही जवाब दिया। मैं एक शांत आदमी हूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने शून्य में एक थकी हुई आह सुनी हो। शायद वो तुम्हारी ओर से थी, लेकिन हो सकता है कि ये उसकी कल्पना ही हो। ऐसा कुछ ना हो जो मैं देख रहा हूं। मैं रहस्यमय तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। क्योंकि ये मेरी गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें मुआवजा देने के लिए बाध्य हूं। चैतन्य को अपनी सोच में उलझे देख यम ने कहा। चैतन्य ने मुश्किल से जवाब दिया, बस मेरी आत्मा ले लो यार।
अगर मेरे पास मेरा दिमाग नहीं रहेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं इस सीजन में रिलीज होने वाले अगले एनिमे को मिस कर रहा हूं। यम मुस्कुराहट के साथ बोले, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस जीवन नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें किसी दूसरी दुनिया में एक नया जीवन दे दूंगा। यम ने चैतन्य की हरकतों पर एक नजर डालकर उसके चेहरे पर खुशी की पूरी उम्मीद की थी। यम को लगा था कि चैतन्य नई जिंदगी मिलने पर खुश होगा, लेकिन इसके बजाय चैतन्य बिल्कुल खुश नहीं था। यम चैतन्य के एनीमे के फैन होने के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चैतन्य को दूसरी दुनिया में ले जाए जाने का विचार पसंद आएगा। 2. यम बोला, आप उत्साहित क्यों नहीं हैं? आप जैसे वीब्स को तो आसमान के बाद की दुनिया पसंद है ना? बेशक चैतन्य को दूसरी दुनिया में ले जाए जाने की बात से अनजान नहीं था, क्योंकि वहां शायद एनिमे की दुनिया थी। उसे ये एनिमे लाइफ भी बहुत पसंद थी, क्योंकि उसे एनिमे इमेजिनेशन फन से बहुत लगाव था। वो जब भी एनिमे देखता था तो नायकों, राक्षसों और रोमांच की दुनिया में खो जाता था। लेकिन इसे देखना एक बात थी और इसमें रहना एक पूरी तरह से अलग बात थी। जी नहीं, धन्यवाद, चैतन्य ने जवाब दिया। उसे राक्षसों से लड़ते हुए हीरो देखना बहुत पसंद था, लेकिन चैतन्य को लड़ने, राक्षसों को मारने, साम्राज्यों को बचाने और स्तरों को हासिल करने में अपना समय बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो टीवी पर बैठकर हीरो को राक्षसों से लड़ते हुए देखना पसंद करता था। यही कारण था कि चैतन्य अपने पिछले जीवन से इतना संतुष्ट था। उसे उसे भूख लगी हो तो वो अपने घर के दरवाजे पर खाना मंगवा सकता है। अगर वो बोर हो गया हो तो वो बस अपना पीसी चालू कर सकता है और गेम खेल सकता है। अगर वह इससे ऊब गया हो तो वो बस अपने टीवी पर फिल्में देख सकता है। अब अगर उसे किसी अलग दुनिया में भेज दिया जाए तो चैतन्य अपना सब कुछ खो देगा। इसलिए चैतन्य शुरू से शुरू करने की बजाय गायब हो जाना पसंद चाहिए। चैतन्य ने सामने खड़े यम से कहा। क्यों? यम ने पूछा। मैं पहले से ही बोर हो गया हूं और अपने फोन पर जाकर 1 घंटे तक डूम स्क्रॉल करने की इच्छा नहीं है मुझे। चैतन्य का रवैया यम के सामने बिल्कुल स्पष्ट था और सच कहें तो इससे यम हैरान भी था। इस आदमी से अलावा किसी गुस्से करने वाले आदमी से बात करना अधिक आसान होता। यम मन ही मन बोले, सॉरी, पर यह संभव नहीं है। मुझे आपकी आत्मा को किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरे शरीर में डालना है। यही नियम है और चाहे आप कितनी भी मना करें, मैं आपकी आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। यम ने माफी मांगते हुए कहा। में ठीक है, यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ऐसा ही कर दो, चैतन्य उबासी लेकर बोला। चैतन्य के साथ कुछ ही मिनटों तक बात करने के बाद यम पहले से ही थक चुके थे। बिना एक और शब्द कहे यम ने एक जादू किया और चैतन्य की आत्मा को दूसरी दुनिया में भेज दिया। एक अजीब गर्म भावना ने चैतन्य की आत्मा को घेर लिया। चैतन्य को ऐसा लगा जैसे कि वो गर्म चिपचिपे पानी में डूबा हुआ है। इस गर्म पानी में डूबते हुए चैतन्य को यम की आवाज धीमी पड़ती सुनाई देने लगी। चैतन्य, मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के आधार पर पावर्स दी है। तुम्हें अभी नहीं पता कि वे क्या हैं, लेकिन तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी आरामदायक जिंदगी से दूर कर दिया है, इसलिए मैंने तुम्हारी भरपाई करने का फैसला किया है। मैंने तुम्हें पूरी दुनिया के सबसे अमीर परिवार के सबसे छोटे बेटे के रूप में पुनर्जन्म दिया है, इसलिए एक शानदार जिंदगी जियो, मिस्टर चैतन्य। चैतन्य को बहुत सी दबी हुई, अजीब, नई और खुशियां मनाने जैसा शोर सुनाई देने लगा। कुछ क्षण बाद चैतन्य को ऐसा महसूस हुआ कि उसका सिर किसी गर्म और चिपचिपी जगह से बाहर खींचा जा रहा है। तभी एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उसकी आंखों में पड़ी, जिसकी तेज रोशनी में चैतन्य को नॉर्मल होने में कुछ सेकंड का समय लग गया। मैं कहां हूं? वे क्या कह रहे हैं? चैतन्य ने सवाल किया। तभी लोगों के खुश होकर बोलने की आवाज आई। बधाई हो, बेटा पैदा हुआ है। इस खानदान का छोटा चिराग पैदा हुआ है। चैतन्य पहले तो खामोश रहा, लेकिन फिर किसी शख्स की आवाज आई। बधाई हो, आपका जन्म हो चुका है। हूं? आप कौन हैं?
चैतन्य ने हैरान होते हुए पूछा। मैं चिंटू, आपका दोस्त और एक सहायक हूं, जिसे यम ने आपके साथ रहने का आदेश दिया है। हूं? आप कौन हैं? चैतन्य ने हैरान होते हुए पूछा। मैं चिंटू, आपका दोस्त और एक सहायक हूं, जिसे यम ने आपके साथ रहने का आदेश दिया है। ये एक AI फीचर के जैसा था, जिसे सिर्फ चैतन्य ही देख और सुन सकता था। उसे क्या हुआ है? वो रो क्यों नहीं रहा है? चैतन्य ने जब रोना स्टार्ट नहीं किया, तो पिता ने डॉक्टर से सवाल किया। उस कमरे में मौजूद सभी लोगों के मुताबिक अपनी मां के गर्भ से बाहर आने के बाद नवजात शिशु की चीख से कमरा गूंजने की बजाय एकदम खामोश था, और इसी वजह से सब लोग हैरान होकर उसे बच्चों को देखने लगे। चैतन्य भी अपने ऊपर झुके लोगों को बस एक अजीब तरह के साथ सभी को देखता रहा। डॉक्टर, क्या मेरा बच्चा ठीक है? बच्चे के पिता ने सवाल किया। सवाल सुन सफेद कोट पहने हुए आदमी ने अपने हाथ हिलाए। उसका शरीर एक हल्की हरी रोशनी से चमक रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर एक बेलों और पत्तियों की एक अर्ध पारदर्शी साया उग रहा है। उस डॉक्टर ने अपने हाथों में पकड़े बच्चे को देखा और हैरान होकर बोला, मैं हैरान हूं। बच्चे को शारीरिक रूप से कुछ भी समस्या नहीं है, पर यह रो नहीं रहा। चैतन्य के माता पिता चैतन्य के ना रोने से परेशान चिंतित थे। चैतन्य अभी भी इस दुनिया में अपने पुनर्जन्म पर विचार कर रहा था। उसकी नजर पूरे कमरे में घूम रही थी। उसे सीधा पकड़े हुए आदमी वही डॉक्टर था जिसने चैतन्य को उसकी मां के गर्भ से बाहर निकाला था। चैतन्य को जन्म देने वाली मां अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई चैतन्य को उस चिंता से देख रही थी जैसी चिंता केवल एक मां को हो सकती है, क्योंकि एक एक डॉक्टर की मां ने तो बच्चे का ना रोना मतलब मरने का संकेत होता है, लेकिन चैतन्य को रोना आ ही नहीं रहा था, बल्कि वो अपनी नई मां को देख रहा था जिसने उसे जन्म दिया था। चैतन्य की मां के सुनहरे पीले बाल तकिए पर खुले हुए थे, शरीर पसीने से लथपथ था और कांप रहा था, जो इस बात का सबूत थे कि चैतन्य की मां ने चैतन्य को जन्म देने के लिए अभी अभी कितनी कड़ी मेहनत की है। चैतन्य मन ही मन सोचने लगा, ये मेरी दुनिया की औरत जैसी औरत है। कम से कम यमराज ने मुझे एक ऐसी दुनिया में रखा है जो अभी भी कुछ हद तक मेरी पुरानी दुनिया के समान है। वो भी खूबसूरत थी। अगर वो उसकी पिछली दुनिया में होती तो इसमें कोई संदेह नहीं होता कि उसे उसके जीवन के शुरुआती दिनों में ही एक इंडिया आइडल एजेंसी द्वारा केवल उसकी खूबसूरती के आधार पर मिस वर्ल्ड चुना गया होता। इस बीच उसके पिता उसके ठीक बगल में खड़े थे। उनकी दाढ़ी उसके बालों से काफी मेल खा रही थी। उनकी राजसी वर्दी उन्हें हर तरह से शाही और गरिमामय बना रही थी। वो एक युद्ध नायक की तरह दिख रहे थे जो सेना से ढेर सारे पदक प्राप्त करके अभी अभी घर लौटे हों। उसके माता पिता दोनों ऐसे दिखते थे जैसे किसी पुराने जमाने की पेंटिंग से सीधे निकाल लिए गए हों। क्या ये वाकई मेरे जन्म के दौरान युद्ध कर रहे थे? और मैं कहां हूं? ये कमरा अस्पताल जैसा नहीं लग रहा है। चैतन्य ने खुद से सवाल किए। ये अब आपका घर है? चिंटू ने जवाब दिया। घर में जन्म? मुझे लगा कि यमराज ने मुझे दुनिया के सबसे अमीर घराने में पुनर्जन्म दिया है। क्या ये लोग दुनिया की सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं दे सकते? मुझे कोई अल्ट्रासाउंड मशीन या कोई भी इक्विपमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? चैतन्य ने हैरान होकर पूछा। आप दुनिया के सबसे अमीर परिवार से ही हैं, लेकिन इस दुनिया में कोई मशीन मौजूद नहीं है। चिंटू ने चैतन्य का कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा। तभी उसने कुछ अजीब होते देखा। उसे पकड़े हुए डॉक्टर के चेहरे पर अचानक चमक आ गई और वो एक अलौकिक चमक के साथ चमकने लगा। हरी बत्ती। चैतन्य एकदम से बोल पड़ा। क्या? चिंटू ने पूछा। मैंने डॉक्टर के द्वारा जांच के लिए जादू का पता लगाया है, चैतन्य बोला। जादू? क्या इस दुनिया में जादू है? पीछे मुड़कर देखें तो चैतन्य को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। यम जानता था कि उसे एनीमे और वॉरियर मूवीज पसंद है, जहां यह सब बहुत नॉर्मल है। इसलिए वो निश्चित रूप से उस सामान्य दुनिया के बजाय जादुई दुनिया में ले जाएगा। क्या आप इस जादू के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे? चिंटू ने सवाल किया। हाँ, जरूर। चैतन्य ने तुरंत हामी भर दी। चिंटू ने तुरंत अपनी पावर्स का यूज किया
और एक हरी स्क्रीन चैतन्य की आंखों के सामने आ गई। जादू का पूरा ब्यौरा लेने के बाद चैतन्य को जादुई सिद्धांत प्राप्त हुआ। ये जादुई आंखें थीं जो किसी भी बीमारी को झट से पहचान लेती थी। ये जादू अपने मालिक को लक्ष्य के शरीर के आर पार देखने तथा उसमें किसी भी असामान्यता या बीमारी का निरीक्षण करने की अनुमति देता है। चैतन्य ने अपनी आंखों के सामने ग्रीन स्क्रीन पर मौजूद पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ एलियुआ। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि सिस्टम स्क्रीन एनीमे में दिखाई देती थी, जैसा कि उसने अपने पिछले जीवन में टेक्नोलॉजी की वजह से फोन स्क्रीन को देखता था। यदि मैं उन लोगों में से एक हूं जो हर योग्यता, मंत्र और शक्ति की नकल कर सकता हूं, तो ये पुनर्जन्म बेहतर है। आखिरकार जादू ने चैतन्य को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जिनके बारे में उसकी पुरानी दुनिया भी केवल सपने ही देख सकती थी। उसकी पुरानी दुनिया में लोगों को भारी पत्थर उठाने के लिए फोर्कलिफ्ट की जरूरत होती थी, लेकिन इस दुनिया में अगर जादूगर उस सीरीज की तरह होते जो उसने देखी थी, तो वे इसे एक साधारण मंत्र से कर सकते थे। यही बात जल मंत्र के लिए भी थी, जो उनकी पुरानी दुनिया में भूखमरी और पानी की समस्या को हल कर सकता था। यह अच्छा है और मैं इस जीवन में आरामदायक जीवन जी सकता हूं। चैतन्य ये सब सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। अब वो दुनिया के सबसे धनी परिवार में पैदा हुआ था, इसलिए वो आसानी से बटलर और जादूगरों को खरीद सकता था। चिंटू बोला, आपको स्कूल जाने, काम करने या पैसा कमाने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस परिवार से अपनी जरूरत की हर चीज विरासत में मिलेगी, और यह भी चांस है कि आपके माता पिता आपको राजा की रणनीति सिखाने के लिए एक निजी ट्यूटर रखेंगे। चैतन्य ने चिंटू को अनदेखा कर दिया, क्योंकि जब उसके पास अपना एआई चिंटू था जो उसके लिए सारे काम कर सकता था, तो वो चीजों को सीखने की जहमत क्यों उठाएगा। एकमात्र कमी यह है कि मैं इस दुनिया में अपने पसंदीदा एनीमे और सीरीज नहीं देख सकता। इस बारे में बात कर और ये बता, यहां टीवी कहां है, एयर कंडीशनिंग कहां है? चैतन्य ने चिंटू से सवाल किया। अपनी सोच और खुशी से बाहर आने के बाद जब चैतन्य की नजर कमरे में चारों ओर पड़ी, तो चैतन्य एक डरावना एहसास हुआ। चैतन्य का माथा खराब होने लगा। कमरे में चारों ओर ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए चैतन्य को केवल दीवारों पर टिमटिमाती मोमबत्तियां और तेल के दीपक और मशाले जलते दिखाई दे रहे थे। चैतन्य का दिमाग चकराने लगा। धीरे धीरे सारी बातें एक साथ जुड़ गईं। घर में जन्म, गंदा कमरा, माता पिता की शाही पोशाक और कमरे में एक बल्ब की कमी ने आखिरकार उसे एहसास दिलाया कि यम ने उसे कितनी बुरी स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि चैतन्य टेक्निकल चीजों के बिना नहीं जी सकता था, और यहां टेक्निक के नाम पर जादू के अलावा कुछ भी नहीं था जो चैतन्य का टाइम पास कर सके। चैतन्य का पुनर्जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ जो मध्य युग काल में अटका हुआ था। बिल्ट हाउस घने जंगल में बसा हुआ था, जिसके चारों ओर पहाड़ और पहाड़ियां थीं। ये एक शांत एकांत जगह थी जो दूसरे लोगों की नजरों से दूर थी और किसी भी खतरनाक जानवर से रहित थी। निश्चित रूप से तकनीकी रूप से उनका जन्म दुनिया के सबसे अमीर परिवार में हुआ होगा, लेकिन यहाँ के राजा रानी भी चैतन्य की दुनिया के गरीब किसानों की तरह रह रहे थे। ये सब सोचते ही चैतन्य जोर जोर से रोने लगा। उसके साथ भद्दा मजाक किया गया था। उसे अमीर घराना बोलकर किसान से भी बुरे घर में भेज दिया गया था। लेकिन इस सबसे बुरा हिस्सा भी नहीं था। इससे भी बुरा होना बाकी था, जो आगे जाकर चैतन्य को हिला देने वाला था। जादुई रोशनी कहां है? यदि इस दुनिया में जादू है, तो लोग इस तथ्य का लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं? रोते हुए चैतन्य ने अचानक से रुककर खुद से सवाल किया और इधर उधर देखने लगा। पूरे कमरे को देखने के बावजूद भी चैतन्य को कुछ भी खास नहीं दिखाई दिया और चैतन्य रोने लगा। लेकिन चैतन्य की रोने पर कमरे में खुशियां मनाई जा रही थीं। यहां सब कुछ इतना बुरा क्यों था? और ये पागल लोग खुश क्यों हो रहे हैं? मेरा रोना इन लोगों को कोई ज़ौक लग रहा है जो ये लोग खुश हो रहे हैं। चैतन्य अंदर से बुरी तरह से जलते हुए बोला, क्योंकि इस दुनिया की हकीकत को देखने के बाद चैतन्य का मन कर रहा था कि वो इन लोगों के सर में अपना फोन, माउस, टेबलेट उठाकर मारे
और इन लोगों का सर फोड़ दे। लेकिन इन चीजों से इन लोगों का सर फोड़ने के लिए चैतन्य के पास कुछ भी नहीं था। आप रोइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ, चिंटू ने चैतन्य को समझाते हुए कहा। चैतन्य गुस्से में चिंटू को कुछ बोलने ही वाला था कि एक अजीब सी बदबू ने चैतन्य को चुप होने पर मजबूर कर दिया। ये इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है मुझे? चैतन्य नाक सिकोड़ते हुए बोला। ये गंध मल से आती है, जो आप ही ने किया है, चिंटू ने धीरे से जवाब दिया। मल? 1 मिनट रुको, शौचालयों के बारे में क्या? चैतन्य हड़बड़ाकर बोला। चैतन्य का सवाल सुन चिंटू तुरंत बोला, यहां शौचालय नहीं है, यहां पर लोगों को माल करने के लिए खेतों में ही जाना पड़ता है, मुझे मत बताओ। ये सब सुनते हुए चैतन्य के कान के पर्दे फटने को हो रहे थे। इसीलिए चैतन्य चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन रोने की बजाय चैतन्य चिल्ला भी नहीं पाया। मैं आपको सच से अवगत कराना चाहता हूं, आपकी दुनिया के जैसी यहां पर कोई मल पाइपलाइन नहीं है और ना ही कोई शौचालय है जहां पर आप आराम से बैठकर मल कर सके। चिंटू ने चैतन्य को रोने के बावजूद भी जवाब दिया। नहीं, बोलते हुए चैतन्य चीखने लगा। चैतन्य के पास अपनी हताशा को चीख कर व्यक्त करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यह दुनिया जिसमें उसे यम ने बड़ी बड़ी बातें करते हुए भेजा था, यहां एक शौचालय भी नहीं था। ये देख चैतन्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हालांकि चैतन्य के बच्चे होने की वजह से चैतन्य की गुस्से से भरी चीख कुछ इस तरह थी। वहीं चैतन्य की गुस्से से भरी चीख उसके माता पिता और डॉक्टर के कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। बच्चे को अंततः रोता देख उसके माता पिता और डॉक्टर बहुत खुश और राहत महसूस कर रहे थे। 2 अब चैतन्य सबको बहुत स्वस्थ बच्चा लग रहा था। सारा दिन अपने पालने में ही लेटा रहता था। जब भी चैतन्य को गुस्सा आता तो चैतन्य जी भर करी यमराज को गालियां दे लेता। यमराज भी चैतन्य की हरकतों को चैतन्य को गुस्सा करते देख मुस्कुरा रहे थे। यमराज ने चैतन्य से परेशान होकर चैतन्य को ये जिंदगी दी थी, लेकिन अब चैतन्य को परेशान होते देखकर यमराज को बड़ा मजा आ रहा था। चैतन्य वो अपने नए बेबी लाइफ के हर उबाऊ पल का जीते फंस सा गया था। चैतन्य ना कहीं घूम सकता था, ना कहीं जा सकता था और ना ही अपनी एनिमे लाइफ को जीने का कोई जरिया ढूंढ सकता था। चैतन्य अपने आप को व्यस्त रखने के लिए अपने पालने के ऊपर लगाए गए घूमते हुए पक्षी थे, लेकिन ये चैतन्य के लिए काफी नहीं था, क्योंकि उसे अपनी पहले वाली लाइफ चाहिए थी। अब चैतन्य को एहसास हो रहा था कि उसने क्या खोया है। मेरा प्यारा बच्चा कैसा है? चैतन्य की मां चैतन्य के पास आई और चैतन्य को गोद में उठा लिया। क्या मैं अपनी मां की बातें कैसे समझ सकता हूं? अपनी मां को बात करते देख चैतन्य चिंटू से बोला, क्योंकि चैतन्य की मां एक अलग भाषा में बात कर रही थी जो चैतन्य को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैंने आपकी मां की भाषा को स्टार्टिंग से समझने के लिए डेटा इकट्ठा किया है। आपकी हेल्प के लिए मैंने उनके शब्दों का अनुवाद किया है। साथ ही कुछ ऐसा फीचर आपके माइंड में सेट किया है कि आपका दिमाग ये भाषा सीधे समझ सकते हैं। चिंटू ने अपनी हरी सी स्क्रीन को ऑन करके कुछ शब्द को इधर उधर करके जैसे ही डन ऑप्शन पर क्लिक किया तो चैतन्य को सब समझ में आने लगा। चैतन्य की मन मेरा बच्चा, मेरा लाडला, मेरा दुलारा बोलते हुए चैतन्य को लाड लड़ा रही थी। चिंटू का अपने साथ होना चैतन्य सचमुच यम का वरदान लग रहा था। अगर चिंटू इतना बुद्धिमान था तो इससे उसे दुनिया को तेजी से समझने में मदद मिल सकती थी, और शायद ये इसकी भरपाई चिंटू ही कर सकता था, क्योंकि यम ने उसे मध्ययुगीन दुनिया में जो फेंक दिया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे ऐसा करने के लिए चिंटू से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसने अपने कमरे के बाहर सभी नौकरानियों और बटलरों की बातें सुनी होंगी और खुद ही भाषा को समझने का फैसला किया होगा। क्या मेरा चैतन्य सबसे प्यारा नहीं है? मुझे बताओ कि वो कितना प्यारा है, पर तुम सब मेरे बेटे को नजर मत लगाना। चैतन्य की मां ने धीमे स्वर में कहा। हाँ हाँ, छोटे राजकुमार सबसे प्यारा बच्चा है, उसके बगल में बैठी नौकरानी ने उत्तर दिया।
चैतन्य को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस दुनिया में उसका नाम भी चैतन्य ही निकला। ये संयोग था या यम की कोई चाल थी, जो भी था, लेकिन चैतन्य इस बात से खुश था कि उसे अपने नाम को लेकर चैतन्य को कोई परेशानी नहीं हुई। तभी चैतन्य की मां ने चैतन्य के गालों पर छुट्टी काट ली। ओह, दर्द हो रहा है, चैतन्य मन ही मन चिल्लाया। मैडम, आपने शायद युवा मालिक को चोट पहुंचाई है, नौकरानी ने चैतन्य की मां से कहा। ओह, मैं कितनी मूर्ख हूं। बात बस इतनी है कि मेरा बच्चा इतना प्यारा है कि मैं खुद को रोक नहीं सकी, चैतन्य की मां मुस्कुराकर बोली। चैतन्य को अपनी मां की दबंगई से कोई परेशानी नहीं थी। आखिरकार उसने उसे जन्म दिया था। उसके जन्म के पहले कुछ दिनों में उसने बिना किसी चूक के उसकी देखभाल की थी। वो उसे अपनी नौकरानियों को सौंप सकती थी, लेकिन उसने खुद उसकी देखभाल करने पर जोर दिया। तुम मेरे साथ आकर ध्यान क्यों नहीं करते? कौन जानता है, शायद तुम भी मेरी तरह पृथ्वी के कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, चैतन्य की मां चैतन्य से बोली। चैतन्य की मां ने चैतन्य को पालने से उठाया और फर्श पर पालथी मारकर बैठ गई और चैतन्य को फिर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। फिर मां ने चैतन्य को गुदगुदी की, जिससे चैतन्य खुश होते हुए छटपटाने लगा। मेरे प्यारे चैतन्य, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी मेरे प्यारे चैतन्य। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें जादू के बारे में सब कुछ सिखा दूंगी, मां ने गर्व से कहा। चैतन्य मन ही मन बोला, तुम्हारे पिता एक शिक्षक को काम पर रखना चाहते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सब कुछ खुद ही सिखा सकती हूं। चैतन्य की मां खुद से चैतन्य से बातें करने लगी। इतना बोल मां तैयार हो गई और मां ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे ध्यान में चली गई। फिर कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ। अचानक चैतन्य ने कमरे में अजीब हरे कण देखे, जिनमें हर एक कण रेत के एक कण से भी बड़ा नहीं था। तैरते हुए कणों के ये कण धीरे धीरे उसकी मां के शरीर के चारों ओर घूमते रहे और धीरे धीरे उसकी मां के शरीर में समा गए। वो क्या कर रही है? वे चीजें क्या हैं? चैतन्य ने हैरान होकर चिंटू से सवाल किया। वे अलग अलग पृथ्वी तत्व कण हैं। वो उन्हें अपने शरीर के चारों ओर इकट्ठा कर रही है और उन्हें अपने मूल में गहराई से इकट्ठा कर रही है। चैतन्य ने इसे तुरंत पहचान लिया। एनीमे से तकनीक। अगर वो गलत नहीं था तो इस पावर को पाने के बाद कोई भी इंसान किसी को मंत्र मुग्ध या अपने वश में कर सकता था। इस दृश्य को देखकर चैतन्य भी मंत्रमुग्ध हो गया। इस दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद से यह सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज थी जो चैतन्य ने देखी थी। 1 घंटे तक उसकी मां अकेले ही ध्यान करती रही, अपने शरीर में सभी अर्थ पावर्स को इकट्ठा करती रही। 1 घंटे बाद जब मां ने आंखें खोली तो वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। इतना थके होने के बावजूद भी मां चैतन्य की ओर देखकर मुस्कुराई, चैतन्य के माथे को चूमा और जाने से पहले उसे वापस पालने में रख दिया। मां के चले जाने के बाद भी चैतन्य भी पालने में लगे तोता मैना को देखने लगा। क्या मैं ये सीख सकता हूं? चैतन्य ने चिंटू से पूछा। चिंटू ने तुरंत अपनी हर स्क्रीन ओपन की और अपनी रिसर्च पूरी करने के बाद बोला, मैं इस पावर को हासिल करने के सभी सिद्धांत के बारे में जान चुका हूं। क्या आप मन को एकाग्र करना शुरू करना चाहेंगे? बेशक, चैतन्य ने हां कहा। चैतन्य वो उन मनमोहक कणों को फिर से देख सकेगा तो इससे शिशु अवस्था के दौरान उसकी बोरियत पूरी तरह से दूर हो जाएगी। मैं एक ही समय में 2-2 कम कर लूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं पावर हासिल कर ली है और मेरा ये पालने में लेटे रहने का टाइम भी खत्म हो जाएगा। ये सोचकर ही चैतन्य खुश हो गया। सिद्धांत डाउनलोड हो रहा है, चिंटू सिस्टम से आवाज आई। लेकिन जैसे ही वो सिद्धांत चैतन्य के दिमाग में डाउनलोड हुआ तो अचानक चैतन्य को लगा कि उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन का सैलाब उमड़ पड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इससे निपटने के लिए ध्यान करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसकी मां कण इकट्ठा करते समय करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे समझे। चैतन्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक और हाथ मिल गया हो जिसका काम सिर्फ मन को इकट्ठा करना था। चैतन्य को थोड़ा थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था, लेकिन जैसे ही चैतन्य ने सब चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया
तो धीरे धीरे पूरा कमरा अलग अलग रंगों के कणों से चमकने लगा। वो कण हरे, नीले, लाल और सिल्वर के थे, जो पूरे कमरे के चारों ओर धूल के छोटे छोटे छींटों की तरह तैर रहे थे। ये छोटे छोटे दिखाई देने वाले कण कोई मामूली कारण नहीं थे। ये वो ग्रह थे जो इस ब्रह्मांड में मौजूद थे। यदि हरा पृथ्वी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि नीला पानी है, लाल आग है और चांदी हवा है? चैतन्य ने खुद से सवाल किया। यह सही है। इस कमरे में मौजूद ये ग्रह 4 मुख्य तत्वों से बने हैं। चिंटू ने चैतन्य की परेशानी दूर करते हुए कहा। चैतन्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया। पेट को अंदर लेते हुए सांस को नहीं अंदर की तरह खींचना स्टार्ट किया, जिसने आसपास के सभी कणों को खींच लिया। धीरे धीरे हर एक मौलिक सारे कण इकट्ठा होकर एक बड़ा ग्रह बने और फिर से टुकड़ों में बिखर चैतन्य के अंदर जाने लगे। धीरे धीरे चैतन्य ने महसूस किया कि उसके शरीर में 4 छोटे छोटे कंकड़ बनने लगे थे, जिनमें से प्रत्येक का रंग एक ही था। नींद के दौरान भी चैतन्य के मां ने सारे कानों को इकट्ठा शुरू करना स्टार्ट किया। वो अपने अपने पत्थरों में विभाजित हो गए और बढ़ते रहे। यदि मैं इन चारों को अपने वश में कर सकता हूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं सभी प्राकृतिक चीजों को नियंत्रित कर सकता हूं? चैतन्य ने मन के अंदर से सवाल किया। हाँ, ये सही है। हालांकि ये आपकी क्षमताओं की सीमा नहीं हो सकती है। ये मानने का कारण है कि इस दुनिया में अन्य तत्व भी हैं, जो वर्तमान में कमरे में मौजूद नहीं है। आप उनके साथ भी इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, चिंटू बोला। ऐसा लग रहा था कि यम ने अपने आशीर्वाद में कोई कमी नहीं की है। अभी चैतन्य एनीमे के मुख्य पात्रों की तरह बन गया था, जो हर तत्व में महारत हासिल कर सकता था। ये अच्छा है, लेकिन थकाऊ है, चैतन्य बोल पड़ा। इस क्रिया को करते हुए चैतन्य को ज्यादा देर लगी हुई थी, लेकिन इस क्रिया को करने के कारण चैतन्य थक गया, तो आंखें खोलते हुए बोल पड़ा, मैं थक गया हूं। चैतन्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और थकान को अपने छोटे शरीर पर हावी होने दिया। फिर वो नींद में डूब गया। नींद में भी मैना कण उसकी त्वचा में इकट्ठे होते रहते हैं। कुछ देर बाद उसकी मां कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि पृथ्वी तत्व मन की सामान्य प्रचुरता कम हो गई थी, लेकिन इसे एक संयोग से ज्यादा कुछ नहीं समझा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये उसका बेटा था, जिसने ये सब अपने अंदर ले चुका है। क्या चैतन्य सच में बन जाएगा एनीमे? कैसा होगा चैतन्य का आने वाला सफर और कितनी जल्दी होगा चैतन्य बड़ा होने के बाद किस तरह के जादू करेगा चैतन्य? जानने के लिए सुने रिबॉर्न बिलियनर्स चैतन्य। कुछ देर बाद उसकी मां कमरे में दाखिल हुई। उसने देखा कि पृथ्वी तत्व मन की सामान्य प्रचुरता कम हो गई थी, लेकिन इसे एक संयोग से ज्यादा कुछ नहीं समझा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये उसका बेटा था, जिसने ये सब अपने अंदर ले चुका है। कई महीने बीत गए और चैतन्य एक बच्चे की तरह दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं करता। एकमात्र चीज जो उसे होश में रखती थी, वो थी मन को एकाग्र करना। हर दिन वो अपने आसपास के एलिमेंट्स को खींचता और अपने शरीर के भीतर एलिमेंट्स स्टोन्स को मजबूत करता। समय के साथ उसने पाया कि जैसे जैसे वो अधिक एलिमेंट्स हासिल करता गया, उन एलिमेंट्स के प्रति उसकी संवेदनशीलता बहुत इंप्रूव और सूक्ष्म होती गई और उसमें बहुत सुधार हुआ। अब वो आसानी से हवा में मौजूद एलिमेंट्स मान की मात्रा और एलिमेंट्स किस प्रजाति का है ये पहचान सकता था। अपने शरीर में लगातार एलिमेंट्स इकट्ठा करने का के बाद चैतन्य ने अपने बेबी बॉडी को इस हद तक मजबूत हो गया कि वो अब छोटा होने के बावजूद भी खड़ा हो सकता था। बेशक चैतन्य ने एलिमेंट्स इकट्ठा करने की प्रैक्टिस तभी की थी जब वो बिल्कुल अकेला था। यहाँ की नौकरानियां चैतन्य को चिढ़ाती थीं, जिस वजह से चैतन्य को गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें चैतन्य काफी पसंद आ गया था। वे उसे हवेली में घुमाते रहे, उसे वहां देखने लायक हर चीज दिखाते रहे और साथ ही खुशी खुशी उसके गालों पर चुटकी भी लेते रहे। ऐसा लगता था कि भगवान ने उसे पावर्स और सुंदरता दोनों से ही नवाजा था। चैतन्य को अपने माता पिता का नाम जानने में काफी समय लग गया, लगभग 2 महीने। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी मां
उसे मम्मी कहने पर जोर देती थी। इस बीच उसके पिता शायद ही कभी कभी घर पर आते थे। उनके छोटे मोटे झगड़ों से उसे जो समझ में आया कि उसके पिता बहुत बिजी इंसान थे। वो एक ऐसा बिजनेस करते थे जिसके कारण उन्हें ज्यादातर रातें घर से बाहर बितानी पड़ती थीं। और इतनी मेहनत के बाद ही वो इस दुनिया के अमीर लोगों में अपना मुकाम रखते थे। उसकी मां को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो हमेशा उससे 5 लैंड्स या कुछ और शिकायतें लेकर बैठ जाती थी। साथ ही वक्त न दे पाने की शिकायत के चलते वो नाराज भी रहती थी। नौकरानियों की गपशप ध्यान से सुनने के बाद ही चैतन्य ये पता लगा कि उसकी मां का नाम लिया है और उसके पिता का नाम संकेत था। अब चैतन्य का पूरा नाम चैतन्य वॉन बिल्ट था। ऐसा माना जाता है कि बिल्ट्स परिवार दुनिया का सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली परिवार था और यम ने तो यही कहा था। चैतन्य कभी घर से बाहर नहीं गया था, इसलिए वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी प्रेजेंट लाइफ कितनी शानदार है और बाहरी दुनिया में उसकी पोजीशन कैसी है। लेकिन चैतन्य को बस इस बात का पता था कि वे चाहे जितने भी अमीर हों, पर उनके पास एक भी एयर कंडीशनिंग यूनिट नहीं थी, ना ही कोई फैन था जिससे कि वो गर्मी से बच सके। चैतन्य केवल इस बात के भरोसे टाइम बिता रहा था कि उसे अपने परिवार से कुछ बड़ा और शानदार एम्पायर मिलने वाला है। वो उस प्रॉपर्टी से अपनी लाइफ को पहले की तरह आसान और कंफर्टेबल बना सकता था, जिससे वो मजे में जिंदगी काट सकता है। लेकिन अफसोस, अभी तो उसे अपने बड़े होने तक इंतजार करना होगा। जल्द ही चैतन्य 1 वर्ष का हो गया और बिल्ट परिवार में ये बहुत बड़ी बात बन गई। उनकी मां ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत ही अपने घर के पास एक छोटा स्थान बनवाने का ऑर्डर दिया, जहां वे चैतन्य का जन्मदिन मना सके। चैतन्य के लिए पहला संकेत था कि उसका परिवार कितना धनी था। वो छोटा स्थान जो उसकी मां ने उसके लिए बनाया था, वो एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का था। उन्हें वहां से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए गाड़ी लेनी पड़ती थी। मुझे माफ करना बेटा, मैं अगले साल एक बड़ा घर बनवाऊंगी। मैं जानती हूं कि ये छोटा सा घर बर्थडे के गिफ्ट के नाम पर यह मजाक है कि हम तुम्हारे पहले जन्मदिन पर इतना कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है। लेकिन चिंता मत करो, मैंने अगले बर्थडे के लिए पहले ही काम शुरू कर दिया है। इस छोटा कहा जाने वाला घर किसी इंसान के लिए चौंका देने वाली थी। एक छोर से दूसरे छोर तक गाड़ियां लेनी पड़ती थी और उसकी मां इसे छोटा बता रही है, जबकि खुद चैतन्य इन घर की दूरी की गिनती भी नहीं कर सकता था। इस दुनिया में बुलडोजर या मशीनें नहीं थीं, इसलिए सब कुछ हाथ से किया जाता था। अचानक से चैतन्य ने देखा कि जादूगर पेड़ों को गिराने और पत्थरों को कुचलने के लिए मंत्र का प्रयोग कर रहे थे। चैतन्य की पहली जन्मदिन की रैली के लिए इस जगह को बनाने में यही कुछ 10,000 से अधिक लोगों ने दिन रात काम किया होगा। पावर प्लान मिल गया, पावर प्लान मिल गया, पावर प्लान मिल गया। चिंटू अचानक से बोलने लगा। चैतन्य ने चिंटू को चुप रहने का इशारा किया और चारों तरफ देखने लगा। इस पूरे मैटर में सबसे अच्छी बात यह थी कि वो सामने रहकर देख पाया कि यहाँ के जादूगर किस तरह जादू करते हैं। एलिमेंट्स मन की वजह से चैतन्य ने यह भी देख लिया कि यहाँ के लोग कैसे अपने मंत्रों को आकार देने के लिए अपने शरीर से एलिमेंट्स को अवशोषित करते हैं और बाहर निकालते हैं। यदि कोई व्यक्ति इतनी तेज हवा का झोंका बुलाना चाहता था कि वो किसी पेड़ को गिरा सके, तो उसे अपने पेट से हाथों तक वायु एलिमेंट्स का बहना जरूरी था। उसके बाद जैसे ही वो इस नेचर में छोड़ता, वो जादू में परिवर्तित हो जाता। उन मंत्रों के पीछे के छिपे सिद्धांत को समझने में चिंटू से उसे सहायता मिलेगी, जिससे वो स्वयं भी उस मंत्र को दोहरा सकेगा। बेशक उसे बस इतना ही पर्याप्त एलिमेंट्स इकट्ठा करना था कि वो स्वयं इसका प्रयास कर सके। घर आकर जैसे ही वो अपने पालने में वापस आया, चैतन्य ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वहां हवा का तेज बवंडर बहने लगा। ये जादू अपने मालिक की इच्छानुसार को एक विशाल चक्करदार बवंडर में बदलकर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने पास खींच लेता है। चैतन्य ने ये मंत्र डालने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि उसके पास ऐसा करने के लिए एलिमेंट्स काफी नहीं है।
चैतन्य ने जो मंत्र यहाँ के मजदूरों से सीखे थे वे 2 सितारा या उससे ऊपर के थे, जो अभी उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। सौभाग्य से चैतन्य को 4 मंत्र भी मिल गए थे, जिसकी रेटिंग केवल 1 स्टार थी। पानी को गोल बनाकर उठाने वाला वाटर एलिमेंट्स की मदद से कोई भी शख्स पानी की बाढ़ भी ला सकता था। फायर एलिमेंट, यह जादू जादूगर की उंगली की नोक से एक छोटी सी आग पैदा कर देता था। रॉक थ्रो, अर्थ एलिमेंट, यह जादू जादूगर को छोटे पत्थरों को हिलाकर उन्हें बाहर की ओर फेंकने की अनुमति देता है। हवाई झटका, एयर एलिमेंट्स, यह जादू लक्षित दिशा में हवा का झोंका बनाने का काम करता था। अपनी आंखें बंद करके चैतन्य ने ध्यान केंद्रित किया और एलिमेंट्स कणों को अपने पेट से बाहर निकलकर अपने हाथों की नोक पर रख दिया। सबसे पहले उसकी बाईं हथेली के ऊपर पानी की एक छोटी सी गेंद बनी। यह मुश्किल से उसकी छोटी मुट्ठी के आकार का था, लेकिन यह इस बात का सबूत था कि चैतन्य बच्चा होने के बावजूद भी अब जादू कर सकता था। चैतन्य वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने एक और जादू किया। इस बार पानी के तैरते गोले के पास एक छोटी सी चट्टान प्रकट हुई। फिर उसने अपनी उंगली उठाई, जिससे एक टिमटिमाती हुई लौ बनी, जो मोमबत्ती की लौ से बड़ी नहीं थी। ये तीनों एलिमेंट्स हवा में तैर रहे थे। आखिरी मंत्र के साथ चैतन्य ने हवा का एक झोंका पैदा किया, जिसने तीनों एलिमेंट्स को दीवार की ओर फेंक दिया। उसने अपनी उंगली उठाई, जिससे एक टिमटिमाती हुई लौ बनी, जो मोमबत्ती की लौ से बड़ी नहीं थी। ये तीनों एलिमेंट्स हवा में तैर रहे थे। आखिरी मंत्र के साथ चैतन्य ने हवा का एक झोंका पैदा किया, जिसने तीनों एलिमेंट्स को दीवार की ओर फेंक दिया। चैतन्य का पहला जन्मदिन आ गया और जश्न का समय आ गया। बीते दिन धुंधले से बीत गए और यह सब उसके पालने में घटी एक छोटी सी घटना के कारण हुआ। दीवार पर जलने के निशान और पानी के दाग दिखाई दिए, और हालांकि वे छोटे थे, लेकिन यह पूरे घर को पागल कर देने के लिए काफी खतरनाक था। जांच करने पर उन्हें जल्दी से पता चला कि इसमें जादू के निशान थे, जिसका मतलब था कि किसी ने यंगर प्रिंस यानी चैतन्य के कमरे में जादू कर दिया था। हालांकि ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन चैतन्य की मां ने इसे इस तरह से सबको बताया जैसे कि वो किसी हत्या के प्रयास में बाल बाल बच गया हो। नौकरानियों की संख्या 2 गुनी कर दी गई, सुरक्षा तिगुनी कर दी गई, और चैतन्य को कुछ समय के लिए अपनी मां के कमरे में सोने के लिए मजबूर किया गया। चैतन्य ने सोचा कि यह छोटा सा जादू था, लेकिन चैतन्य नौकरानियों से यह नहीं सुना कि यह छोटी सी घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। जादू के महाज्ञानियों को शीघ्र ही पता चल गया कि यह जादू एक ही व्यक्ति से उत्पन्न हुआ था तथा दोनों ने एक साथ इसका जाप किया था। चैतन्य ने तो यही सोचा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल जादू सीख रहा है, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि ज्यादा एलिमेंट्स में समानता होना बहुत यूनिक माना जाता है। डबल एलिमेंट्स होने पर आप पहले से ही जूनियर लेवल में आ जाते हैं, जबकि 3 एलिमेंट्स होने पर जादू का सीनियर स्टूडेंट माना जाता है। लेकिन 4 एलिमेंट्स का होना, यह तो चौंकाने वाली की बात थी। ये 1000 साल में एक बार आने वाला जीनियस बिल्ट परिवार के सबसे छोटे बेटे के अंदर घुसने में कामयाब हो गया, और उसने 4 हार्मफुल एलिमेंट्स स्टार मंत्र कैसे अपने अंदर ले लिए, ये समझ में नहीं आया। लोगों में खलबली मचते देख चैतन्य ने अपने मंत्रों के साथ थोड़ा और सावधान रहने का फैसला किया। कौन जानता था कि जब उसने बताया कि चैतन्य ही वो व्यक्ति था जिसने शिशु अवस्था में ये जादू टोने किए थे, तो उनकी हैरानी किस लेवल की होगी। शाम का वक्त, आखिरकार हंगामा शांत हो गया। कुछ भी चोरी नहीं हुआ और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए जादू करने वालों ने इसे किसी अजीब नेचुरल एक्सीडेंट का नतीजा मान लिया। लेकिन जाहिर है उसकी मां का नजरिया अलग था। जब उसकी चिंता कम हुई तो वह अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसका बेटा कितना भाग्यशाली है। यह देखना काफी इंटरेस्टिंग था कि उसने कितनी जल्दी बदलाव किया। एक पल वह बहुत चिंतित थी, और जब जांचकर्ताओं ने उसे बताया कि यह एक प्राकृतिक घटना है, तो वह मुस्कुराने लगी और गर्व से भर गई। उसे यकीन हो गया कि भगवान ने व्यक्तिगत रूप से चैतन्य को
प्रतिभा से नवाजा है। चैतन्य ने बड़े होने पर अपनी मां को अपनी एलिमेंट्स हासिल करने की सच्चाई बताने का निर्णय लिया। तकनीकी रूप से वो सही है। यम ने आपको यह जीवन और आपकी सारी शक्तियां प्रदान की हैं। चिंटू तुरंत बोला, हां, लेकिन उसे यह जानने की जरूरत नहीं है, और अगर उसे पता चल गया तो वह किसी भी मौके पर इस बात का बखान करेगी। चैतन्य परेशान होकर बोला। चैतन्य के जन्मदिन के जश्न के दौरान उसने सभी हाई प्रोफाइल मेहमानों का व्यक्तिगत रूप से वेलकम किया और चैतन्य को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलवाया। वह एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह थी, जो मेहमानों से चैतन्य की प्रशंसा के एक ही शब्द कह रही थी। शुक्र है कि चैतन्य के ज्यादा चिढ़ने से पहले ही उसके पिता ने बीच में आकर बात करना शुरू कर दिया। अगर इससे कोई हंगामा ना होता तो चैतन्य घर से बाहर निकल जाता और पार्टी से खुद ही चला जाता, लेकिन उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार करना था। इसीलिए उसे घुमक्कड़ में चुपचाप बैठे रहना पड़ा और अपनी मां की शेखी बघारने के अलावा कुछ नहीं देखना पड़ा। इस बीच उसने और अधिक धन इकट्ठा करने की सोची। चैतन्य ने सोचा कि जितना संभव हो उतना कम मन इकट्ठा किया जाए। नेसिबल कम फुल से नहीं, एलिमेंट्स को सावधानी बरतें ताकि किसी को संदेह ना हो। फिर वो थक गया और सो गया, लेकिन जैसे ही वह नींद में डूबने वाला था, उसने अपने माता पिता और कुछ मेहमानों के बीच एक अजीब बातचीत सुनी। मुझे यह तुम्हें देना ही होगा बिल्ड्स, तुमने बहुत अच्छा दिखने वाला बेटा बनाया है, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने टिप्पणी की। चैतन्य की मां ने जवाब दिया, बेशक, इसका श्रेय मेरे जीन को जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि मेरे पति ने उसे कुछ अच्छे गुण दिए हैं। बूढ़ा आदमी हंसा। हाँ, बिल्कुल, मुझे स्वीकार करना चाहिए, मुझे आपके वंश से ईर्ष्या है। शायद हम कुछ ऐसा कर सकें जिससे दोनों परिवारों को फायदा हो। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी बेटी अभी अभी पैदा हुई है। चैतन्य की मां थोड़ा झुकी और धीरे से बोली, मैं सुन रही हूं, मुझे आपकी बेटी पसंद है। चैतन्य की शादी फिक्स की जा रही थी। समय बीतता गया और चैतन्य अब बड़ा हो गया था। 5 चैतन्य शीशे के सामने खड़ा था और एक आकर्षक युवा लड़के के प्रतिबिंब को देख रहा था। उसके बाल उसकी मां के सुनहरे थे और जबड़े उसके पिता के तीखे थे। जादू करने के लिए अपना हाथ उठाते हुए उसने पानी का एक बूंद बनाया जो उसके सिर से भी बहुत बड़ा था। उसके शरीर में मौजूद एलिमेंट्स की मात्रा में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। वो एक ही मंत्र से अपने बाथटब में पानी भी भर सकता था, जो कि आश्चर्यजनक था क्योंकि उसने पानी का वह स्तर देखा था जो केवल यंग जादूगर ही कर सकते थे। 5 वर्ष की उम्र में वह ऐसा जादू कर सकता था जिसे करने में 25 वर्ष का वयस्क व्यक्ति भी संघर्ष कर सकता है। सबसे अच्छी बात उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका नियंत्रण था। पानी की एक बूंद होने के बजाय यह उसकी इच्छा का पालन करता था। वह इसे खींच सकता था, इकट्ठा कर सकता था और इसके आकार को बदल सकता था, जैसे कि यह उसके अपने शरीर का ही एक विस्तार हो। अगर वह चाहता तो पानी को आदेश दे सकता था कि वह उसे तुरंत धो दे, लेकिन निसंदेह इससे संदेह पैदा होगा। युवा मालिक, मैं बाथरूम में आ रही हूं। एक नौकरानी बीरा ने हाथ में पानी की एक बड़ी बाल्टी लेकर बाथरूम में अंदर आते हुए कहा। वो औरत चैतन्य की नौकरानियों में से एक थी और उसे नहलाने में मदद करती थी। अगर चैतन्य अपने जादू का इस्तेमाल करके खुद नहाता तो बीरा को तुरंत पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है। आखिरकार बाथटब में अभी भी पानी नहीं था। वह अभी अभी पहली बाल्टी लेकर आई थी। हा, ये बहुत ठंडा पानी है, चैतन्य ने निराशा में कहा। जब भी उसे नहाना होता तो बीरा ए को बाल्टी में पानी भरकर धीरे धीरे अपने बाथटब में पानी भरना पड़ता। उसे घर के पिछवाड़े के कुएं तक जाना पड़ता था। टब भरने के लिए उसे 5 चक्कर लगाने पड़ते थे। यही वह चीज है जिससे मुझे मध्यकालीन समय से नफरत है, चैतन्य ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैंने अपनी पुरानी दुनिया में नलों को हल्के में लिया। काश मेरे यहां भी ऐसा होता। अगर मुझे पता होता कि यह कैसे काम करता है तो मैं खुद ही एक नल बना लेता। दुर्भाग्यवश चैतन्य कभी पढ़ाई में अच्छा नहीं रहा था, इसलिए उसे यह भी नहीं पता था कि टेक्निकल नल कैसे काम करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे
कि नल कैसे काम करता है? चिंटू ने पूछ लिया। चिंटू के सवाल ने चैतन्य को चौंका दिया। तुम ऐसा कर सकते हो? चैतन्य ने पूछा। मैंने नल बनाने की जानकारी को सीधे उनके दिमाग में डाउनलोड कर दिया है, जिससे आपको नलों के काम करने के तरीके के बारे में टेक्निकल जानकारी मिल गई है। चिंटू खुश होकर बोला। यस, मैं कर सकता हूं, मैं इसे बना सकता हूं। चैतन्य खुश होकर बोला। क्या आप नल बनाने के बारे में पॉइंट टू पॉइंट रूल जानना चाहते हैं? चिंटू ने पूछा। Xiaomi. अचानक प्लम्बिंग इंफॉर्मेशन की बाढ़ चैतन्य के दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे स्केच और ब्लूप्रिंट्स का निर्माण हुआ, जो उसकी स्मृति में इतने गहरे बैठ गए कि चैतन्य को लगा जैसे वह उन ब्लूप्रिंट्स को अपने हाथ की हथेली की तरह जानता है। चिंटू द्वारा प्लम्बिंग के काम करने के तरीके के बारे में दी गई जानकारी के आधार पर चैतन्य को यह अच्छी तरह समझ में आ गया कि नल को स्वयं कैसे बनाया जाए। हाँ, चैतन्य बोल पड़ा। क्या आपने कुछ कहा, युवा स्वामी? मीरा ने ठीक समय पर प्रवेश किया और चैतन्य को खुशी से नाचते हुए देखा। ओह, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चैतन्य ने अपनी खुशी को कंट्रोल करने की कोशिश की। हालांकि अपने खुद के बहते पानी के स्रोत के निर्माण की संभावना ने उसे बेहद खुश कर दिया। इससे वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ के एक कदम और करीब पहुंच जाएगा। फुफुफु, तो युवा मास्टर पहले से ही उस उम्र में है ना? एक नौकरानी ने पूछा। बीरा बोली। ओह, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको नहाने का आनंद लेने के लिए छोड़ देती हूं, युवा स्वामी, बीरा ने हंसते हुए कहा। बीरा ने बाल्टी में पानी डाला, लेकिन इससे बाथटब मुश्किल से ही भर पाया। उसे बाथटब को पूरी तरह से भरने के लिए कुएं पर कुछ और चक्कर लगाने पड़े। जब वह जाने के लिए मुड़ी तो वह थोड़ा सा कराह उठी। उसकी पीठ में तेज दर्द हो रहा था। उसने यह बात युवा मालिक को नहीं बताई और ऐसे पेश आती रही जैसे कि वह ठीक है। मैंने आपके कपड़े आपके कमरे में तैयार कर दिए हैं, युवा स्वामी, बीरा बोली। ठीक है, धन्यवाद। चैतन्य पानी में डूब गया और प्लान बनाने लगा कि वह अपना नल कैसे बनाएगा। इस बीच बीरा आखिरकार कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसका खुश होने वाला मुखौटा खिसक गया और उसके चेहरे पर थकान छा गई। एक नौकरानी उसके पास आई और पूछा, क्या आप ठीक हैं? बीरा ने युवा नौकरानी को भेजते हुए कहा, हां, सब ठीक है, तुम जाकर रसोई देखो। हालांकि युवा नौकरानी बीरा के चेहरे पर दर्द भरे भाव देख सकती थी। इससे वो चिंतित हो गई। अनुभवी नौकरानी इतनी युवा नहीं थी कि वह इस बीमारी को वैसे ही नजरअंदाज कर सके जैसे वह बचपन में करती थी। युवा नौकरानी बोली, ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम युवा मालिक के लिए पानी लाते रहते हो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में बहुत सारे जल जादूगर हैं, वे युवा मालिक के लिए पानी ला सकते हैं। जादूगर जो पानी बुलाते हैं वह हमेशा बहुत ठंडा होता है, बीरा ने जवाब दिया। युवा नौकरानी आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। युवा नौकरानी बोली, सिर्फ इसी वजह से तुम अपनी कमर तोड़ रही हो क्योंकि तुम युवा मालिक को बहुत लाड प्यार करती हो। बीरा ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं और मुझे यह पसंद है। आखिरकार यह युवा मास्टर ही है जो यहाँ का भविष्य है। इतना बोल बीरा वहां से चली गई। नहा धोकर चैतन्य तुरंत घर की लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा। ये वो जगह थी जहां इतिहास से लेकर बाहरी दुनिया तक कई तरह की चीजों के बारे में ढेरों किताबें थीं। जैसे कि दुनिया के सबसे धनी परिवार से अपेक्षा की जाती है, वे विश्व के हर कोने से पुस्तकों का एक संग्रह बनाने के लिए एक संपूर्ण हवेली का बजट खर्च कर सकते हैं। लाइब्रेरी अपने आप में इतना विशाल था कि उनकी पुरानी दुनिया में इसे अपने आप में एक हवेली माना जा सकता था। चैतन्य ने लाइब्रेरी में कई मिनट तक घूमते हुए वो किताब ढूंढने का प्रयास किया जिसके बारे में वह जानना चाहते थे। फिर चैतन्य उस तक पहुंच ही गया। बिल्ट इतिहास। इससे पहले कि वह यह समझे कि अपने नल के लिए जरूरी चीजें कैसे बनाए, चैतन्य को पहले यह जानना था कि क्या इस घर में पाइपलाइन लगाना भी संभव है। इसका मतलब था कि उन्हें पूरे घर का नक्शा देखना था
और उस नक्शे का पूरी का दिमाग में फिट करना था। चैतन्य उपकरण नहीं बना सकता था यदि उसे यह पता ना हो कि उसे इसे कहां लगाना है, इसलिए वह सबसे पहले उस घर की स्थिति जानना चाहता था। अंत में उन्होंने शेल्फ के शीर्ष पर रखी एक पुस्तक देखी जिस पर लिखा था संकेत बिल्ट मैंशन 2, बिल्कुल वही जिसकी उसे जरूरत थी। चैतन्य खुश होकर बोला। सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसने वो पुस्तक उठा ली जिसकी उसे जरूरत थी और तुरंत ही वह मेज पर बैठ गया तथा उसके पन्नों को पढ़ने लगा। बेशक यह सब इस दुनिया में था, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे सिर्फ चिंटू की जरूरत थी जो उसके लिए सारा काम कर दे, इसलिए वो बस पन्नों को पलटता रहा। 1. क्या आप नलसाजी प्रणाली के लिए अच्छी जगह ढूंढ सकते हैं? चैतन्य ने चिंटू से पूछा। हाँ, मैं कर सकता हूं, चिंटू ने जवाब दिया। चिंटू ने रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। चैतन्य ने पन्नों को पलटना जारी रखा और चिंटू की दी जानकारी को अपने दिमाग में डालने दिया। अगर कोई बाहरी व्यक्ति अब भी उसे देखे तो उसे लगेगा कि वह सिर्फ जवान लड़कों की तरह पढ़ने का नाटक कर रहा है। आखिरकार वो पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखें मुश्किल से पन्नों पर जा रही थीं और उसने कभी उन्हें पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई। विश्लेषण पूरा हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको प्लम्बिंग सिस्टम के लिए अच्छी जगह बताऊं? चिंटू ने पूछा। मुझे बताओ, चैतन्य बोला। अचानक से इंफॉर्मेशन का एक और विस्फोट फिर से चैतन्य के मस्तिष्क में दौड़ने लगा, जिससे हवेली की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत सारी जटिल जानकारियां उजागर हो गईं। लेकिन यह सब काफी नहीं था। चैतन्य ने अपने प्रोजेक्ट का अंतिम परिणाम देखा। चिंटू ने अपने दिमाग में एक पूरी तरह से रेंडर की गई होलोग्राफिक छवि चैतन्य को दी, जिसमें हवेली की पूरी पाइपलाइन प्रणाली दिखाई दे रही थी, जैसे कि वह पहले से ही स्थापित हो। अच्छा, अब मुझे बस यह सीखना है कि इसे कैसे बनाया जाता है, चैतन्य स्क्रीन देखकर बोला। चिंटू द्वारा दी गई विशिष्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार पाइपों को तांबे से बनाया जाना था। सौभाग्य से तांबा इस दुनिया में एक अद्वितीय संसाधन नहीं था और अपने परिवार की विशाल संपत्ति की मदद से वह इसे आसानी से प्राप्त कर सकता था। जहां तक पाइपों का आकार देने की बात है, वह हिस्सा भी आसान था। उसने पहले से ही अपने जन्मदिन के आयोजन स्थल का निर्माण करने वाले जादूगरों से उत्पादन प्रकार के जादू के मंत्रों का एक संग्रह हासिल कर लिया था। अपने स्टार्टिंग एलिमेंट्स इकट्ठा करने के कारण चैतन्य 5 वर्ष की उम्र में ही 2 स्तर मैजिक का उपयोग करने में सक्षम हो गया था। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि और दोनों ही स्टार रेटेड मैजिक मंत्र थे। चैतन्य अभी भी मंत्रों और उनकी रैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन अब तक के अनुभव से चैतन्य को ऐसा लगता था कि 1 स्तर और 2 स्तर मंत्रों के बीच मुख्य अंतर उन्हें डालने के लिए जरूरी एलिमेंट्स की मात्रा थी। ठीक है, मैं अभी इसका निर्माण शुरू कर सकता हूं, चैतन्य ने कहा। दृढ़ निश्चय के साथ चैतन्य लाइब्रेरी से बाहर चला गया। अपनी प्लानिंग को बनाने के लिए चैतन्य सबसे महत्वपूर्ण चीजों को पाने के लिए पहले उन्हें खरीदने की अनुमति लेनी पड़ी। वह हवेली के एक अजीब से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था, जैसे युद्ध में जाने वाले योद्धा का दृढ़ संकल्प चेहरे पर झलक रहा हो। दस्तक, किसी के आने की दस्तक हुई। अंदर आए, चैतन्य ने कहा। दरवाजा खुला और कमरे के दूसरी ओर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी, मानो वह जानता हो कि चैतन्य पर उसका पूरा नियंत्रण है। मां, मैं सामान खरीदने जा रहा हूं, चैतन्य सामने खड़ी मां से कहा। ओह, और तुम क्या चाहते हो मेरे प्यारे बेटे? लिया ने आलस से रूमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए कहा। मुझे कुछ खरीदना है, चैतन्य फिर से बोला। उसकी मां उठकर अपने बिस्तर के पास लगी कांच की खिड़की के पास चली गई और बाहर की ओर देखने लगी। और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? चैतन्य ने दांत पीसते हुए कहा। बदले में तुम मेरे गालों पर चुटकी काट सकते हो 5 बार। उसकी आंखें चमक उठी। सौदा डन। और इस तरह चैतन्य ने 5 बार चुटकी कटवाने के बाद सारा सामान लिया और अपना प्लम्बिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। 4 दिन के तक चैतन्य के गाल लाल और सूजे हुए थे, लेकिन फिर भी
चैतन्य ने अपना काम जारी रखा। इस तरह चैतन्य ने 5 बार छुट्टी कटवाने के बाद सारा सामान लिया और अपना प्लम्बिंग प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। 4 दिन के तक चैतन्य के गाल लाल और सूजे हुए थे, लेकिन फिर भी चैतन्य ने अपना काम जारी रखा। 7 नल बनाया गया। चैतन्य को आखिरकार एक बॉक्स में लंबे समय से रखी सामग्री मिल गई। जो बिल्ट परिवार बहुत सारे व्यवसायों में शामिल था, इसलिए उन्हें अपने गोदामों से विभिन्न धातुओं तक आसानी से पहुंच मिली और उन्होंने युवा मास्टर को उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई। जहां तक इस बात का सवाल है कि वो अपनी योजना कहां बनाएंगे, चैतन्य के पास पहले से ही एक सवाल था। कहीं भी नहीं। बीच में एक विशाल संपत्ति होने का लाभ यह था कि वहां बहुत अधिक खाली जगह थी।